हाय। सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक इंट्रोडक्शन सेशन है सी प्लस प्लस के बारे में। सो बेसिकली गाइज हम लोग सी प्लस प्लस में एग्जैक्टली नहीं जाएंगे, बट आपको ये समझ में आएगा यहाँ से कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली ऊप्स वाली अप्रोच में जाना बेटर है, राइट। सो एज एन एजेंडा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइज, मैं दो बातों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करूंगा। पहली चीज़, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज, एंड सेकंड इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ऊप्स। ओके, चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, क्या इश्यूज हैं जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है। एंड ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जब अपन आएंगे और उसके जब आपको लोगों को एडवांटेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, क्या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सब बातें करते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखो, अगर गाइज मैं आपसे बात करता हूँ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको बोला जाता है? बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार चलो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको एग्जीक्यूट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल गेट सम इनपुट। ओके, मैं ऐसा कुछ आपको दे रहा हूँ, गेट सम इनपुट, मतलब हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है। आपको ऐसा एक कुछ प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हो, राइट। सो गेट सम इनपुट करके अपन ने ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। देखो दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि यार प्रिंट प्रिंट अ टेबल ऑफ टू। ये देखो, ये भी कुछ एक स्टेटमेंट ही है ना। मैं आपसे कुछ काम करने की बात कर रहा हूँ कि प्रिंट अ टेबल ऑफ टू, तो आपने कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा या आपने कुछ लाइंस लिखी प्रोग्राम्स के फॉर्मेट में, और वो आपने बता दिया कि यार ये एक प्रोग्राम है। अब देखो, अगर आप एक बहुत बिगनर लेवल पे हो गए तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट। चलो यहाँ पे फॉरगेट अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनीथिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैंने बोला यार ये प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन है, राइट, और इस फंक्शन के अंदर आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपका स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे को डेटा प्रिंट करना है, लेट्स से वेलकम, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक ये प्रिंट एफ नाम का फंक्शन यूज़ करते हो, प्रिंट एफ, और यहाँ इसके अंदर आप लिख देते हो वेलकम, ठीक है, आपने ये वेलकम लिखा। अब देखो, जब आप इसको इस तरीके से वेलकम लिख रहे हो, आपको स्क्रीन के ऊपर वेलकम प्रिंट होगा। अभी अपने को एकदम प्रोग्रामिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार प्रिंट अ टेबल ऑफ टू, तो अब जब मैं टेबल ऑफ टू की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यार मेरे को कुछ बेसिकली वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारे को एक इटरेशन हो रहा है, मतलब हम अगर टू का टेबल प्रिंट करते हैं तो 1 to 10 मेरे को एक इटरेशन हो रहा है, एक प्रोसेस है जो बार बार मेरी रिपीट हो रही है ना। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है ना, 2 into 1, तो हमारे को यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 into 2, तो यहाँ पे मेरे को 4 आ जाएगा, 2 into 3 अगर मैं कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से लेके आके 2 into 10 करते हो तो यहाँ पे 20 आ जाता है। अब देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है यार, कि यहाँ पे ये जो 2 है, इट इज़ अ कांस्टेंट, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है। अगर मेरे को 2 की टेबल चाहिए है तो ये वैल्यू मेरी फिक्स है। और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ 1 to 10, तो आप देखो यहाँ पे जो इटरेशन हो रहा है, मतलब हम फर्स्ट टाइम पे वैल्यू एक 1 होगी, राइट, नेक्स्ट टाइम पे वही हमारी वैल्यू 2 3 4 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और हम उसे 2 से ही डायरेक्टली इंटू करवा रहे हैं। तो जब ये मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देखो अभी यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन करो कि यार इंट नाम से कुछ होता है, राइट, तो आपने इंट लिया, इंट के अंदर आपने यहाँ पे इसको बोल दिया लेट्स से नंबर, मतलब आपको किस चीज़ का जो है टेबल आपको डिस्प्ले कराना है, तो आपने नंबर इज इक्वल टू 2 बोल दिया, मतलब हमें 2 का टेबल डिस्प्ले करवाना है। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, जब मैंने आपको बोला था 1 to 10 में यहाँ पे चल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ इटरेशन मेरा चल रहा है। तो या तो आप ऐसा करो कि
10 टाइम्स आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखो, और वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उसको बोलो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, ऐसा करके हम लिखेंगे तो हमारे को डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। पर वो अप्रोच सही अप्रोच नहीं है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब हम इटरेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यार एक लूप चलाएंगे, और लूप में मैंने बोल दिया कि मेरा लूप जो है वो मेरा 1 से चलेगा, i < 10 होगा और i ++ होगा, राइट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ, और इसमें देखो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर इंटू आई। आपको समझ में आया? अब देखो क्या होगा, i की वैल्यू तो मेरी यहाँ से बार बार चेंज होती जा रही है, ये हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया और यहाँ हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, राइट। अब हमने क्या किया, अंदर आके यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा नंबर जो है नंबर तो सेम रहेगा, 2 ही रहेगा, नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं, आई की वैल्यू को मैं बार बार इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, राइट। तो जब इसको हम ऐसा करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, इनको स्टेटमेंट बोला जाता है। यही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा था। देखो अब हम ऐसे कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिवाइड बाय सम नंबर, है ना। आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स ले सकते हो जिनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज़ समझना है यार, प्रॉब्लम क्या आती है। अगर जब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको 10, 20, 50 स्टेटमेंट्स हैं, आप समझ सकते हो कि आप क्या काम कर रहे हो। यहाँ पे जो हमने एक ये प्रोग्राम बनाया हुआ था, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, बट इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि यार मेरे पास में कुछ 4 से 5 लाइन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 से 5 लाइन का प्रोग्राम बन रहा है। तो इस प्रोग्राम को समझना, इसको पढ़ना, इसको रीड करना आसान है, राइट। पर आप इमेजिन करो कि अगर यही यार मेरे पास में 200 लाइन का प्रोग्राम हो, तो क्या आप उसको आप उतने प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओगे, समझ पाओगे? पढ़ना तो पड़ेगा, बट क्या आप उसके लॉजिक को समझ पाओगे कि क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ बेसिकली वन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है कि जैसे आपके पास में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर बढ़ते हैं, इफ़ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, उनको एक फंक्शन के अंदर आपको रखना चाहिए। ये एक अप्रोच है कि आप वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आप फंक्शन में रखो, और एज ए प्रोग्राम ये बोला जाता है कि यार एक फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हमको उसको नहीं बनाना है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको फंक्शन बोलो या आप इसको प्रोसीजर बोलो, एक ही बात है, प्रोसीजर, ठीक है। ये होती है बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स को इन फंक्शंस या प्रोसीजर्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब आप देखो अगेन हमारे पास में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर हमारे पास में वो जो प्रोसीजर्स या फंक्शंस हैं, अगर ये भी हमारे पास ज़्यादा हो गए तो हम क्या करते हैं, तो हम फिर इसके बाद में ये जो फंक्शंस या प्रोसीजर्स है ना, इनको हम ब्रेक करते हैं मॉड्यूल्स में, राइट। मतलब आपके एक मॉड्यूल में आप मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल प्रोसीजर्स को आप रखते हो। तो इस तरीके से हमारे मॉड्यूल वाइज ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, राइट। फिर इन मॉड्यूल्स को भी अगर जैसे मल्टीपल मॉड्यूल्स बनते हैं तो आप उनको अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर पे आप उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक फाइल का सिस्टम बना लेते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है यार कि जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम का लेंथ बढ़ता जा रहा है, हमारे पास में उसको अरेंजमेंट करने के उसके तरीके अलग अलग होते जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो आपके पास में 20-25 हज़ार लाइन का कोड है यार, वो आपने प्रॉपर फंक्शंस में भी ब्रेक किया हुआ है, प्रॉपर मॉड्यूल्स में भी डाला हुआ है, प्रॉपरली उसको अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर्स में भी आपने उसको मैनेज करके रख रखा हुआ है। बट डू यू थिंक दैट एक बार अगर आपने प्रोग्राम बना दिया एंड आफ्टर 10 ईयर्स अगर आपको उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आई तो क्या वो आसान होगा? आपको 10 साल बाद तो ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने उस पर लिखा क्या हुआ है, राइट। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने उसको बेसिकली एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके नहीं देखा हुआ था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप इमेजिन करो कि आप अगर यार एक बैंकिंग की एक एप्लीकेशन बनाते हो और उस बैंकिंग एप्लीकेशन को आप ये प्रोसीजर ओरिएंटेड वे में आप बना देते हो, राइट, तो वो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर वही आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आप बनाते, अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है,
तो चीज़ों को समझना, उनको मैनेज करना, मेंटेन करना थोड़ा सा आसान हो जाता, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यार दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ओके। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर एक प्रॉब्लम और क्या है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर हम बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो जब आप वेरिएबल्स का यूज़ करोगे गाइस, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स। ये कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। कुछ आपके पास में फंक्शंस हैं। देखो आप इमेजिन करो, दिस इज़ योर वन फंक्शन, दिस इज़ योर फंक्शन वन, और इसके अपने खुद के कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं, राइट। मैं बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। पहले आप इसको इतना समझो, इसके भी अपने खुद के कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे, राइट। और यहाँ पे आपने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जिन स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हो। अब आप देखो बेसिकली होगा क्या है इसके अंदर, ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि हर एक फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, राइट। लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शंस के बाहर नहीं जाएंगे, इनका स्कोप जो है इन फंक्शंस के अंदर ही होगा। ये आपका फंक्शन 2 है, ठीक है। इसका लोकल वेरिएबल अलग, इसका लोकल वेरिएबल अलग। बट अगर सपोज यहाँ से हमने इस वेरिएबल के ऊपर कोई चेंज किया, तो ये तो इसको भी अवेलेबल होगा। मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यार ये चीज़ें हमारी सही नहीं है, ठीक है। ये सिक्योरिटी का एक इशू इसके अंदर। एक और चीज़ आप समझने की कोशिश करना, देखो जैसे आपके पास में हो सकता है अलग अलग कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स अलग अलग बने हुए हैं और हमारे पास में कुछ कुछ फंक्शंस हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन 1 है, दिस इज माय फंक्शन 2, दिस इज फंक्शन 3 एंड दिस इज फंक्शन 4, ठीक है। अब आप ऐसा इमेजिन करो यार कि ये जो फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है, फंक्शन 4 है, सबको ग्लोबल वेरिएबल 1 की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही फंक्शन 1 को ग्लोबल वेरिएबल 2, फंक्शन 2 को भी ये चाहिए, फंक्शन 3 को भी चाहिए, फंक्शन 4 को भी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल 3 पे जाऊंगा तो ये सब भी चाहिए, ये सब इसको एक्सेस करेंगे। आपको नहीं लगता कि यार ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है? ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आप सोचो जब रियल टाइम में कोई आप एक एप्लीकेशन बनाते हो और उस एप्लीकेशन में इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे? इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज, ओके। यही सब कारण है यार जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है इसके बारे में अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास में डेटा इसमें भी होगा, फंक्शन इसमें भी होगा, बट वो डेटा और फंक्शन जो है वो इंडिविजुअली नहीं काम करते हैं, वो किसी एक ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं, राइट। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, ओके। चलो ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय द ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। देखो यहाँ पे जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज अगर आप एक हाउस बनाना चाहते हो, आप मकान बनाना चाहते हो, तो आपको मकान के लिए सबसे पहले इसका एक नक्शा होना ज़रूरी है, राइट। और उस नक्शे के भी पहले आपके पास एक ज़मीन होना ज़रूरी है, जिस ज़मीन पे आप बेसिकली ये प्लॉट बनाओगे, राइट। तो यहाँ पे से हम इमेजिन करते हैं कि यार ये जो है ना, ये आपके पास में एक डिज़ाइन है, इस प्लॉट की ये डिज़ाइन है, ठीक है। इस डिज़ाइन पे तो आप नहीं रहोगे, आपको एक्चुअल में चाहिए पड़ेगा जगह। तो ये डिज़ाइन हो सकता है, देखो आपने डिज़ाइन ऐसी कुछ बनवाई थी कि यार मेरे पास में 2 BHK का एक हाउस होना चाहिए, बड़ा सा हॉल है, 2 कमरे हैं। तो जब आपके पास में ये बन के तैयार होगा तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ 2 BHK का एक हाउस आपको मिलेगा, राइट। ये जो है ये पर्टिकुलर चीज़ इसको बोला जाता है रियल टाइम एंटिटी, रियल टाइम एंटिटी, ठीक है। क्यों रियल टाइम एंटिटी बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट पे आप रह सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो। वेयर इज डिज़ाइन जो है ये एक सिर्फ इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन, आप समझ रहे हो, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। आप इमेजिनेशन पे रहते थोड़ी हो, आप तो रहते हो एक्चुअली जो एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है या रियल टाइम में जो आपको दिख रहा है, आप वहाँ पर रह रहे हो, राइट। आप डिज़ाइन के ऊपर थोड़ी ना रहते हो, ब्लूप्रिंट पे थोड़ी ना रहते हो। सो दैट इज़ बेसिकली द इमेजिनेशन। तो आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि यार इस चीज़ को हम बेसिकली ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको जो है ना, इसको क्लास बोला जाता है। हालांकि अपन क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट मेरा अभी फोकस था सिर्फ ये ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो हम ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्यों हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, उसको समझते हैं। सपोज मैं आपको अगर ये बोलता हूँ कि यार मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बैंकिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट। अब आप देखो बैंकिंग में क्या होगा, बैंक अपने आप में एक एंटिटी है, राइट। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर अपन एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाते हैं, बैंकिंग ऐप, तो इस बैंकिंग ऐप में बैंक अपने आप में एक एंटिटी है, राइट। कस्टमर एक एंटिटी है, बैंक के अंदर अकाउंट एक एंटिटी है, आप समझ रहे हो। ये अलग अलग हम एंटिटीज इनको इमेजिन कर सकते हैं। कस्टमर को आप इमेजिन कर सकते हो, आप बैंक को इमेजिन कर सकते हो, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो इनको हम इंडिविजुअल एंटिटी बोलते हैं। अब इंडिविजुअल एंटिटी क्या कर रही है बेसिकली, देखो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बैंक में जाके अकाउंट ओपन करता है, कस्टमर बैंक में जाके ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन भी एक एंटिटी ले सकते हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन। अब इसको क्या बोला जाता है बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, आप समझ रहे हो। इसको बोला जाता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे हो सकता है ये आपके पास में बैंक का ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी खुद की कुछ डिटेल होगी, आपके पास कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा, कस्टमर का ऑब्जेक्ट, कस्टमर के अपनी कुछ डिटेल्स होंगी, और यहाँ पे ये मेरे पास में लेट्स से ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि कस्टमर इस बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास डेटा और फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं गाइस। इसके वजह से क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, आप बेसिकली एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इमेजिन कर पाते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, और आपका कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है उसको आप मैनेज कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो। ये हमारे पास में बेसिकली कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बोलूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, देखो इसमें जो आपके पास में डेटा हाइडिंग है, डेटा हाइडिंग, ये एक फीचर आपको मिलता है, ठीक है। डेटा हाइडिंग का फीचर मिलता है, डेटा एनकैप्सुलेशन का फीचर मिलता है, अपन बात करेंगे इसके बारे में। डेटा एनकैप्सुलेशन मैं आपको बताऊंगा, ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा बाद में, राइट। अभी आप सिर्फ इतना समझो, इसमें हमारा डेटा हाइड हो रहा है, एनकैप्सुलेट हो रहा है। देखो मेंटेनेबिलिटी का सपोर्ट आपको मिलता है, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है ना, आपको मेंटेनेबिलिटी का सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जिनके बारे में अपन और आगे बात करेंगे। रीयूजेबिलिटी का सपोर्ट आपको मिलता है, कस्टमाइजेशन का सपोर्ट आपको मिलता है, ओके, ये कस्टमाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे एक्चुअल में फोकस करने के लिए आऊँगा। बट अभी मेरा पर्पस है कि मैं आपको बेसिक लेवल से जो है ना सारी चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ। तो आई होप ये एक इंट्रोडक्शन सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड सीखते रहो यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ओके। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और C++ एक्चुअल में हम एक प्रोग्रामिंग थोड़ा कुछ स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।